बारिश में अमीर देवरानी और गरीब जेठानी का एक कमरा। निर्मला सब्जी लेकर अपनी बहू के साथ चलते हुए बड़बड़ाते आ रही थी। पता नहीं ये सब्जी वाले अपने आप को क्या समझते हैं। आलू 30 रुपए किलो कर दिए इन लोगों ने। इसी तरह सब्जियों के दाम बढ़ाएंगे तो हम गरीब क्या ही अपना पेट भरेंगे। माँ जी अब शांत भी हो जाइए। वे दोनों अपने घर के बाहर पहुंचती हैं और देखती हैं कि शोभा के घर की मरम्मत का काम चल रहा है। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोगों ने अभी पेंट का काम भी शुरू नहीं किया और छत की मरम्मत अच्छे से करना। बारिश में एक बूंद भी घर में नहीं टपकनी चाहिए, समझे? अब शोभा की नजर जैसे ही अपनी देवरानी निर्मला पर पड़ती है। किस्मत किस्मत की बात होती है। अब किसी ने ही सोचा था कि मेरे घर में बड़े घर की बहू आएगी। अभी तो बहू ने कदम भी नहीं रखा है घर में, लेकिन देखो अभी से ही मेरी होने वाली अमीर समधी जी ने घर की मरम्मत के लिए लोग भेज दिए। सोच रही हूँ दीवार पर एक बड़ा सा काला टीका भी लगवा लूं, कहीं बुरे लोगों की नजर ना लगे। वैसे भी बुरी नजर लगाने वाले यहाँ बहुत हैं। अरे हिम्मत है तो मेरे मुंह पर बोल, ऐसे सुनाकर कैसे बोल रही है? अरे तुम यहाँ, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। देखो ना, कुछ दिनों में मेरी इकलौते बेटे की शादी होने वाली। पता है मेरी बहू कितनी अमीर है। आने से पहले ही उसके घर वालों ने हमारे घर की अच्छे से मरम्मत करवा दी और तो और काफी सारा सामान भिजवाया है। समय होता तुम्हें जरूर दिखाती। अब हर किसी की किस्मत मेरी तरह थोड़ी ना है। एक ही बेटा है मेरा, लेकिन देखो कितना बड़ा हाथ मारा है। घर की मरम्मत ही तो हुई है, महल थोड़ी ना बनवा दिया है। ताजमहल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर से तो अच्छा ही है। अब मेरा घर किस्मत की बात होती है। भगवान ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सके। एक है जो अपने जैसी ही गरीब लड़की को ले आया और दूसरा है जो पूरा दिन आवारागर्दी करता है। अपनी जेठानी शोभा की बात को सुनकर निर्मला किलस कर घर आ जाती है और बैठती है। साक्षी जल्दी से मटके से पानी लेकर अपनी सास को पीने के लिए देती है, जिसे देख निर्मला गुस्से में गिलास नीचे फेंक देती है। ये बाहर जो मेरी बेइज्जती हुई ना, वो सिर्फ तेरी वजह से हुई। शर्म नहीं आई तेरे माँ बाप को खाली हाथ भेजते हुए? भगवान ने 2 बेटे दिए, लेकिन दोनों नालायक निकले। एक गरीब को उठाकर ले आया और दूसरे की नौकरी ही नहीं लग रही। माँ जी हम गरीब है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम भूखे पेट सोना पड़ रहा है। अपनी जेठानी की तरह जो ढेर सारा दहेज पैसा ला सके, एक ऐसी बहू चाहिए, समझी? कल को जब तेरा बच्चा आएगा तो कैसे पालेंगे उसे? घर का खर्चा तो निकल नहीं रहा है, ऊपर से एक और मुसीबत आएगी। अपनी सास निर्मला की ऐसी बातें सुनकर साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। शाम होते होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचते हुए साक्षी का पति नितिन जैसे ही घर आता है तो बेड पर बैठी निर्मला। आज तेरी तनख्वाह मिलने का दिन था ना, पैसे दे। ये लो माँ, 12,000 रुपए हैं। 12,000? लेकिन तेरी तनख्वाह तो 13,000 है ना, तो ये 1,000 रुपए कहाँ गए? पिछले महीने साक्षी को अस्पताल दिखाने के लिए लेकर गया था ना, तो 2-3 बार छुट्टी हो गई थी, उसके ही 1,000 रुपए कटे हैं। 2 पैसे की नौकरी है नहीं और छुट्टी और कर लो। अरे हमने भी बच्चे पैदा किया, हमें तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों से। घर की छत कितनी कमजोर हो गई है, जरा सी बारिश होती नहीं कि टपकनी पहले शुरू हो जाती है। कितने समय से कह रही हूँ कि घर की छत ठीक करवा ले, लेकिन तेरे कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। तभी आशु आता है भीगते हुए। लो आ गए महाशय। कहा था सुबह से कहीं नौकरी मिली या नहीं? अरे मिलेगी भी कैसे, ढूंढने गया होगा तो ही तो मिलेगी। पूरा दिन तो आवारागर्दी करता रहता है। अरे अपने ताई के बेटे को देखो तुम दोनों। अरे बार बार क्यों ताई को लेकर हमें सुनाती रहती हो? देख आशु, तुझे मैं समझा रही हूँ। तेरे भाई ने तो गरीब लड़की से प्यार करके शादी कर ली, लेकिन तू ऐसी गलती मत करना। अगर तेरी शादी होगी तो एक अमीर लड़की से ही होगी और अमीर बहू ही इस घर में आएगी, वरना तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। निर्मला की बातें सुनकर घर में सभी काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज मौसम काफी खराब हो रहा था। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे निर्मला के बाहर के कमरे की छत टपकने लगती है। फिर से छत टपकनी शुरू हो गई। खुद तो तू कमरे के अंदर सोती है, लेकिन यहाँ की टपकती छत में नीचे तो मुझे सोना पड़ता है। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? अपनी सास से खरी खोटी सुनकर साक्षी टपकती छत के नीचे बर्तन और बाल्टी लाकर रख देती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। आशु का नौकरी का आज पहला दिन होता है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से नौकरी लगी थी और पहले दिन ही मैं लेट हो गया। बस भी चली गई, अब भागते हुए जाना पड़ रहा है। आशु भागते हुए अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते में देखता है। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ मेरा पर्स छोड़, कोई है मदद करो मेरी। चुपचाप से ये पर्स मुझे दे दे, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं।
उस गुंडे को लड़की का पर्स छीनता हुआ देख आशु आसपास पड़े पत्थर को उठाता है और उसी गुंडे को मारने लगता है, जिससे उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। दर्द के मारे वो गुंडा भाग जाता है। अरे आप ठीक तो हैं? आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी? आपको पता नहीं कि यहाँ अक्सर चोरियां होती रहती हैं। मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहीं पास में ही मेरे पापा का होटल है, मुझे वहां जाना था तो इसलिए मैं पैदल जाने लगी। न जाने ये गुंडा कहाँ से आ गया। थैंक यू सो मच, आप आ गए। आगे का रास्ता भी ठीक नहीं है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आशु मधु के होटल तक जाता है। आप मेरे लिए यहाँ तक आए उसके लिए थैंक यू। आपको वैसे कुछ काम तो नहीं था ना? ये भगवान, मैं तो भूल गया, आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। इतनी मुश्किल से नौकरी लगी थी, सारा टाइम तो यही निकल गया। अब क्या करूं मैं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे पापा के होटल में अंदर चलिए, वहां मैं आपको कोई ना कोई जॉब दिलवा दूंगी। मधु आशु को अपने होटल के अंदर ले जाती है और अपने पिता अखिलेश से मिलवाती है, जो कि अपने केबिन में बैठे थे। वैसे तो आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी के कहने पर मैं आपको अपने यहाँ सुपरवाइजर के काम के लिए रख रहा हूँ। काम आपको समझा देंगे। हाँ थैंक यू सर, मैं खूब मेहनत करूंगा। आशु अब मन लगाकर अपनी नौकरी करता है। आशु दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम था, इसलिए अमीर घर से होने के बावजूद भी मधु आशु की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ निर्मला की जेठानी शोभा की अमीर बहू मोना आखिरकार अपने ससुराल आ जाती है और ट्रक भरकर दहेज लाती है। क्या बात है शोभा बहन, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। पहले घर और अब इतना सारा सामान। अरे वो तो लगेगी, मेरे बेटे ने अमीर लड़की से जो शादी करी है, कितनी सुंदर है मेरी अमीर बहू। चलो बहू अंदर चलते, वरना लोग नजर लगाने से बाज नहीं आएंगे। शोभा की ताने भरी बातें सुनकर निर्मला एक बार और खाना बना रही अपनी बहू को अंदर जाकर ताने देने लगती है। पूरी जिंदगी इस बारिश में टपकती छत के नीचे ही गुजर जाएगी। ना घर में सहूलियत का सामान है और ना ही ढंग का घर। मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखनी थी भगवान को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मधु आशु से अपने दिल की बात कह देती है। अखिलेश को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था और आखिरकार आशु भी रात में खाना खाते हुए मधु के बारे में अपने घर में बता देता है। पूरी जिंदगी में बेटा तूने ये काम सबसे बढ़िया किया है। आज पहली बार तुझ पर गर्व हो रहा है। अब तो मेरे घर में भी अमीर बहू आएगी, ढेर सारा दहेज लाएगी। अब मैं भी अपनी उस घमंडी जेठानी को जलाऊंगी। ऐसे कुछ समय गुजरता है और निर्मला की भी अमीर बहू आ जाती है, जो कि घर के बाहर ही खड़ी थी और काफी सारा दहेज का सामान भी था। अरे वाह, मेरी बहू तो दहेज में काफी कुछ लाई है। बेड, अलमारी, फ्रिज और तो और दीवार वाला बड़ा टीवी भी, संदूक भर के सामान। बहू हो तो मेरी बहू जैसी हो। सच कहा है किसी ने कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। निर्मला चिल्लाते हुए अपनी जेठानी को अपनी अमीर बहू के लाए हुए दहेज से जलाने लगती है। अपनी दहलीज पर खड़ी होकर यह सब देख रही शोभा सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। जलकर चली गई ना मेरी बहू। इसकी बहू से अच्छा जो दहेज का सामान लेकर आई है। निर्मला अब आरती उतारती है और मधु कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अंदर जाती है। तो वहीं शोभा जैसे ही अपने घर के अंदर आती है। बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? मैंने कहा था ना कि नहा कर आने तक मेरा नाश्ता बन जाना चाहिए, तो अभी तक बना क्यों नहीं? बहू बस 10 मिनट में लेकर आती हूँ। अमीर बहू लाने के चक्कर में मैं एक ऐसी बहू लेकर आ गई हूँ। दुनिया भर की बहुएं नाश्ता बनाकर सास को खिलाती हैं। यहाँ उल्टा मुझे अपनी बहू को खिलाना पड़ता है। ऐसा लगता है मैं इसकी सास नहीं बल्कि ये मेरी सास है। शोभा बाहर तो अपनी अमीर बहू का काफी दिखावा करती है, लेकिन अंदर उस पर क्या बीत रही थी वो तो वही जानती थी। निर्मला के घर में सारी रस्में करते हुए रात हो जाती है, इसलिए जिस कमरे में साक्षी रहती थी उसमें आज निर्मला मधु को सोने के लिए भेज देती है, जिसे देख साक्षी कुछ नहीं कहती। अगले दिन मधु तैयार होकर जब कमरे से बाहर आती है तो साक्षी कमरे में जाने लगती है, जिसे देख साक्षी बहू अंदर कमरे में कहाँ जा रही है? माँ जी आराम करने के लिए। तेरा आराम, सोना, खाना पीना सब अब से यहीं बाहर इस कमरे में होगा। अब वो कमरा तेरा नहीं बल्कि मधु बहू का है। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी वो कमरा तो जेठानी जी का है। साक्षी बहू अब से तू बाहर यहाँ हॉल में सोएगी। अपना सारा सामान बाहर हॉल में लिया और मधु बहू तुम अपना सारा दहेज का लाया हुआ ये सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दो। अब से वो कमरा तुम्हारा है। इस घर में कौन कहाँ रहेगा ये मेरी मर्जी के हिसाब से चलेगा। अपनी छोटी अमीर बहू के लालच में निर्मला अपनी 5 महीने की गर्भवती बहू को बाहर हॉल में रहने पर मजबूर करती है। साक्षी अपना संदूक, बिस्तर और बाकी का सामान बाहर ले आती है। वहीं मधु उस कमरे में बेड, टीवी, फ्रिज, अलमारी सहित सब सामान दोनों भाइयों से रखवा लेती है। निर्मला का पति नितिन भी नाइट शिफ्ट के चलते ज्यादातर बाहर ही रहता था।
रात का समय था। मधु और आशु आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। निर्मला भी हॉल के एक कोने में गहरी नींद में थी। तभी बाहर अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और जिस तरफ साक्षी सो रही थी उसी तरफ की छत टपकने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी क्या अभी होना था? अगर माँ जी को उठाऊंगी तो वो मुझ पर ही बिजली की तरह बरस पड़ेंगी। अब खुद ही सब साफ करो। जल्दी साक्षी बिस्तर उठाती है और टपकती छत के नीचे साक्षी बर्तन रखकर साइड में होकर सो जाती है कि तभी दूसरी तरफ भी छत टपकना शुरू हो जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ से पानी टपक रहा है। ऐसे तो मैं रात भर सो ही नहीं पाऊंगी। साक्षी की आधे से ज्यादा रात टपकती छत से पानी को रोकने में ही गुजर जाती है। ऐसी हालत में भी साक्षी को ठीक से नींद नसीब नहीं हो रही थी। अगले दिन साक्षी फिर से घर के कामों में लग जाती है। तभी मधु के कमरे की छत हल्की हल्की टपकने लगती है। हे भगवान, मेरी बहू की कमरे की छत टपक रही, कहीं इसका दहेज का सारा सामान ना खराब हो जाए। दोपहर के वक्त निर्मला बाहर से बाल्टी लाकर मधु के कमरे में रख देती है और जब वो बाल्टी भरने को आती है तो खाना बाद में बना दियो, जाकर पहले बहू के कमरे की बाल्टी बदल दे वरना उसका सारा सामान भीग जाएगा और यहाँ के भी बर्तन खाली कर देना। माँ जी, ऐसी हालत में अब भरी बाल्टी नहीं उठाई जाती। आप मधु को क्यों नहीं बोल देती? मेरी बहू इतने अमीर घर से है, उसने अपने मायके में आज तक चम्मच भी नहीं उठाया होगा और तू क्या चाहती है मैं उससे बाल्टी उठवाऊं? अरे मैंने भी 2-2 बच्चों को जन्म दिया है। हम तो जचकी से 2 दिन पहले तक काम करते थे और तुम लड़कियों का तो 4-5वें महीने में ही यही हाल हो जाता है। माँ जी, तो मैं ही बाल्टी बदल देती हूँ ना। जेठानी जी पेट से, ऐसी हालत में उनका भारी सामान उठाना ठीक नहीं है। मैंने क्या कहा था उस दिन कि तू घर का कोई काम नहीं करेगी, और आज तो तुझे पार्लर के लिए जाना था ना। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मधु को साक्षी के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन अपनी सास की वजह से मधु साक्षी की कोई मदद नहीं कर पाती। लेकिन जब जब निर्मला घर पर नहीं होती, जेठानी जी मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। घर के सारे काम आप खुद अकेले करती हूँ, ऊपर से इस बारिश में भी आपको काफी परेशानी होती है। नहीं मधु, तुम रहने दो। अगर माँ जी ने तुम्हें इस तरह मेरे साथ पानी साफ करते हुए देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं फिर भी आपकी मदद करूंगी। मधु साक्षी की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ शोभा के घर के बाहर, क्या बात है शोभा बहन, तुम्हारा सोने के झुमके तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। किसने दिए? किसने क्या दिए? बहू के मायके से आए थे और तुम तो जानती हो कि मेरी बहू के मायके वाले कितने अमीर हैं। कितने अमीर घर से है मेरी बहू। ऐसे छोटे छोटे तोहफे तो वो लोग देते ही रहते हैं। हाँ, तो मेरी बहू के मायके से भी आए दिन इसी तरह की चीज आती रहती है। कभी मेरे घर आना, तुम लोगों को भी दिखाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी बहुओं की अमीरी का दिखावा करने लगती हैं। तो वहीं शोभा अब जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो चाय पी रही सोफे पर बैठी मोना कहती है, आ गई चुगलियां करके मेरी। बहू कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी चुगली क्यों करूंगी? बस रहने दीजिए आप। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, मुंह पर तो कुछ बोल नहीं पाती तो पीठ पीछे जरूर बुराई करती होंगी। अब जाइए और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आइए। और 1 मिनट, ये झुमके तो मेरे मायके से आए हैं ना, बहुत पहन लिए मेरे मायके की चीज, अब वापस करिए मुझे। शोभा अपनी अमीर बहू से काफी दुखी थी। तो वहीं निर्मला इस बात से अभी तक पूरी तरह से अनजान थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। दोपहर का समय था। घर का काम खत्म करके साक्षी हॉल के कोने में बेड पर सो रही होती है कि तभी बारिश से भीगते हुए निर्मला घर आती है। हे भगवान, यहाँ बारिश से छत टपक रही है, पूरा घर गीला हो गया और ये महारानी है कि गहरी नींद में सो रही है। साक्षी बहू जिंदा है या मर तो नहीं गई? उठ जल्दी। निर्मला के चिल्लाने की आवाज सुन मधु कमरे से बाहर आती है तो वहीं साक्षी भी घबराकर उठ जाती है। गहरी नींद में घोड़े बेच कर सो रही है। ये देख कैसे फर्श पर पानी फैला हुआ है। कौन साफ करेगा इसे? जल्दी से साफ करो, मेरे लिए चाय बना। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। साक्षी पेट पकड़कर उठती है और जल्दी से सारा पानी साफ करके अपनी सास के लिए चाय बनाती है। एक तरफ जहां हॉल में गरीब जेठानी की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी तो वहीं कमरे में आराम कर रही अमीर देवरानी। क्या करूं ऐसा कि माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो कि वो जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही। माँ जी मेरी भी सुनती नहीं है। हे भगवान, अब तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। हॉल में साक्षी ने अपना सारा सामान रख रखा था, लेकिन लगातार टपकती छत की वजह से बार बार साक्षी का सामान खराब हो रहा था, जिसे देख माँ जी मेरा काफी सारा सामान पानी की वजह से खराब हो रहा है। क्या मैं थोड़ा सा सामान मधु के कमरे में रख लूं? अरे जेठानी जी, ये भी कोई बोलने की बात है भला? वो कमरा आपका ही है, आप वहाँ अपना सामान रख सकती हैं। ऐसे कैसे रख सकती है मधु बहू? तुम्हारा दहेज में लाया हुआ सामान इतना महंगा है, कीमती है, और इसका क्या ही सामान अगर खराब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू साक्षी बहू मेरी मधु बहू के कमरे और उसके सामान पर नजर डालना छोड़ दे, समझी? वो भोली है, मैं नहीं। जेठानियां कैसी होती हैं मुझसे ज्यादा कौन ही जानता है।
साक्षी अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर रह चुकी थी, जिसका पूरा दिन घर के काम और पानी सुखाने में ही निकल जाता था। गर्भवती अवस्था में भी साक्षी को जरा भी आराम नहीं मिला था। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोना अपने कमरे में। जब मैंने कहा था कि मुझे ग्रीन टी चाहिए तो मेरे लिए ये दूध वाली चाय क्यों बनाई? घर के काम के चक्कर में मैं भूल गई थी बहू। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी तुम्हारे लिए ग्रीन टी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बनाने की। लगता है अब तुम्हारा इस घर से पत्ता साफ करना पड़ेगा। तुम किसी भी काम की नहीं हो। मोना शोभा पर काफी चिल्ला रही थी, तो वहीं शोभा के घर के बाहर से निर्मला सब्जी लेकर गुजर रही होती है। निर्मला शोभा के घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर चुपके से खिड़की से अंदर झांकने लगती है और अंदर का मंजर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निर्मला जल्दी से घर आती है और सहम के बैठ जाती है। इस शोभा की बहू को तो बड़ी खतरनाक निकली। इस पर कितना अत्याचार करती है। वैसे देखा जाए तो सही है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर जो शोभा के साथ हो रहा है वो कल को मेरे साथ हो गया तो मेरी भी तो अमीर बहू है। निर्मला काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, तो वहीं निर्मला की सारी बातें चुपके से मधु सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। वक्त आ गया है आपको गलती का एहसास दिलाने का। मधु अपनी जेठानी को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज देती है। सब सो रहे थे, तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और टपकती छत के पानी की वजह से निर्मला की आंखें खुल जाती हैं। छत को भी अभी टपकना था, इतने पानी में तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। निर्मला उठती है और अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। क्या बात है, क्यों रात को परेशान कर रही है हमें? हॉल में काफी सारा पानी जमा हो गया, कहीं सोने की जगह नहीं। आज तुम्हारे कमरे में सो जाऊं क्या? शर्म नहीं आती आपको? बहू बेटे के कमरे में सोते हुए। पानी साफ करिए और सो जाइए चुपचाप। मधु निर्मला के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और हैरान निर्मला अपनी बड़ी बहू की तरह सारी रात पानी साफ करने में लगी रहती है। अगले दिन चाय पी रही निर्मला के पास मधु आती है, जिससे वो कहती है, बहू तू अपने पापा से कहकर हमारे घर की मरम्मत करवा देना, उनके पास तो बहुत पैसा है। माँ जी ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शादी से पहले उनसे कहकर आई थी कि मैं उनकी कोई मदद नहीं लूंगी। और अब आप ये लो, मेरी साड़ी अच्छे से धो देना। बहू अब तू क्या अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी? तो क्या हुआ, मेरी एक साड़ी धोने में क्या आपके हाथ घिस जाएंगे? जेठानी जी तो धो देती थी। भगवान ये कैसी अमीर बहू है मेरी। इससे अच्छा तो मेरी गरीब बहू थी। उस पर मैं इतना चिल्लाती थी लेकिन कभी उसने उफ तक नहीं किया। और इसे देखो निर्मला, जल्द से जल्द कुछ कर, वरना तेरा बुढ़ापा घर में नहीं बल्कि रोड पर गुजरेगा। मेरी गरीब बहू को कमरा ही तो चाहिए, मैं दे दूंगी उसको उसका कमरा, और इस अमीर बहू को भी सबक सिखाती हूँ। निर्मला तुरंत जल्दी से साक्षी को बुलाकर घर लाती है और मधु के कमरे में दोनों बहुओं को इकट्ठा करती है। साक्षी बहू पेट से है, इसलिए अब घर के सारे काम ये अकेले खुद नहीं करेगी। मधु तुम भी इसकी मदद करोगी। और मैंने सोच लिया कि अब मैं अंदर वाले कमरे को बीच में से बांट दूंगी। एक हिस्से में मधु बहू, एक हिस्से में साक्षी बहू रहेगी, समझी दोनों? निर्मला की बात सुनकर दोनों ही मन काफी खुश होती हैं और जैसे ही निर्मला जाती है, मधु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसी देवरानी हर एक जेठानी को मिले। आखिरकार माँ जी की अकल ठिकाने आ गई और अब वो कभी भी हम में कोई भेदभाव नहीं करेंगी। पैसों को जोड़ निर्मला अब कमरे के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है, जिसके एक तरफ मधु और एक तरफ साक्षी रहती हैं। बारिश में इस तरह दोनों देवरानी जेठानी एक कमरे में गुजारा करती हैं, तो वहीं दोनों भाई मिलकर हॉल की मरम्मत करवाते हैं और अब निर्मला भी बारिश में चैन की नींद सोती